आज की इस वीडियो में हम राजस्थान पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट 1003N अप्लाइड केमिस्ट्री का संपूर्ण रिवीजन कर रहे होंगे, जिसमें मेरे द्वारा आपको बेस्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और बेस्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड होगी। आज के इस विषय में हम कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, रासायनिक बंध, ऊर्जा के प्रकार, संकरण, ईंधन का दहन, वर्गीकरण, कृत्रिम पेट्रोल निर्माण, ऑक्टेन संख्या, सीटेन संख्या, स्नेहक का वर्गीकरण, स्नेहक के कार्य, गुण, साबुनीकरण, बहुलक व बहुलक का वर्गीकरण, पॉलीथीन एंड इट्स टाइप, बोनाएस, नियोप्रीन, जोसेफन धारा, अतिचालक की कार्य प्रक्रिया, गुण, उपयोग, पेन, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 11, बेकेलाइट, रबड़ का वर्गीकरण, ऑप्टिकल फाइबर एंड इट्स टाइप, संरचना, उपयोग, नुकसान, फायदे, फुलरिन साठ का उपयोग, क्वांटम संख्या, हुन्स रूल, पाउली अपवर्जन नियम, N+L नियम, न्यूनतम ऊर्जा का नियम, अफबाउ रूल, बोर-बेरी का नियम, डी ब्रोगली का नियम, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का नियम, नॉर्मलता, बोहर का परमाणु मॉडल, कक्ष एवं कक्षक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये वीडियो एक वन शॉट रहने वाला है, जिसमें केमिस्ट्री के संपूर्ण टॉपिक का आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा मटेरियल। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। केमिस्ट्री के पहले टॉपिक से शुरू करते हैं। कार्बनिक यौगिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वाष्पशील एवं उच्च ज्वलनशील होते हैं। कार्बनिक पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस अवस्था में पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, मतलब इनके मध्य कार्बन और हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो पाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ का घनत्व कम होता है। कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः जीवित चीजों में पाए जाते हैं, ठीक है ना, जो चीज सजीव है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं अकार्बनिक पदार्थ पे। अकार्बनिक पदार्थ वाष्पशील एवं उच्च ज्वलनशील नहीं होते, ठीक है ना। कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। अकार्बनिक पदार्थों में कार्बन हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। अकार्बनिक पदार्थों का घनत्व ज्यादा होता है। अकार्बनिक पदार्थों में आयनिक बंध पाया जाता है, उसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता था, इसमें आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, मतलब आयनिक बंध पाया जाता है, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ अजैविक चीजों में पाए जाते हैं, ये सजीव चीजों में नहीं पाए जाते, ठीक है। आगे चलते हैं। कार्बनिक पदार्थ के उदाहरण है वसीय अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, एंजाइम, शर्करा, प्रोटीन जो अपने शरीर में भी मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ के उदाहरण है धातुएं, अधातुएं, लवण, अकार्बनिक अम्ल। कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक निम्न प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, मतलब कार्बनिक यौगिकों को है ना दो प्रकार में जो है बांटा जाता है। एक होता है कार्बन श्रृंखला के आधार पर, एक होता है क्रियात्मक समूह के आधार पर। अपन पहला पढ़ते हैं कार्बन श्रृंखला के आधार पर। ये दो प्रकार के होते हैं, खुली श्रृंखला एवं बंद श्रृंखला वाले। खुली श्रृंखला वाले यौगिक, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक इसके उदाहरण होते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं संतृप्त यौगिक। इस प्रकार के यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक ही बंध पाया जाता है, मतलब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है, तो इसके बीच में क्या है, एक ही तो बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही तो बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, संतृप्त यौगिक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। असंतृप्त यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध एवं त्रिबंध पाया जाता है। जैसे यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर यहाँ पे CH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH2 से जुड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो इसे असंतृप्त यौगिक बोलेंगे। अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता तो उसे भी अपन असंतृप्त यौगिक ही बोलते। एल्केन को ओलिफिन्स भी कहते हैं। यह आपका एक नंबर में बनेगा कि ओलिफिन्स किसे कहते हैं या एल्केन किसे कहते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंध या त्रिबंध हो सकते हैं, ठीक है ना, ओलिफिन्स बंध भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ट्रिपल बॉन्ड को एसिटिलिनिक बंध भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अपना बंध श्रृंखला के आधार पर। ये भी दो प्रकार के होते हैं। समचक्रीय यौगिक। इस प्रकार के यौगिक में वलय में केवल एक ही प्रकार के परमाणु अर्थात कार्बन पाए जाते हैं, मतलब ये जो है ये वलय है, तो यहाँ पे भी अपना एक कार्बन है, यहाँ पे भी 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 कार्बन है, मतलब यहाँ पे हर जगह कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। अब आता है सेकंड, विषम चक्रीय यौगिक। इस प्रकार के यौगिकों में वलय संरचना में कार्बन के अलावा अन्य परमाणु भी पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे तो अपना क्या था, बंध संरचना थी और सब पे जो है कार्बन था,
ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट यहाँ पे जो है ना ये बीच में, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, तो ये वहीं से क्या हो गया, ये विषम चक्रीय यौगिक हो गया। ठीक है। समचक्रीय तथा विषम चक्रीय यौगिकों को भी दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है। फर्स्ट है अपना एलिसाइक्लिक यौगिक, इसे एलिफेटिक यौगिक भी कहते हैं। इनमें परमाणु एक सीधी श्रृंखला में होते हैं, मतलब इसे एलिफेटिक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ना परमाणु सीधी श्रृंखला में होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हो गए मेथेन, CH4, ब्यूटेन, ऑक्टेन हो गया। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं एरोमेटिक पे। ये यौगिक की संरचना चक्रीय एवं समतलीय होनी चाहिए। इन्हें एरोमेटिक होने के लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो करना पड़ता है। एग्जाम्पल हो गए इसके बेंजीन, C6H6 हो गया, नेफ्थलीन इसके एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे एलिसाइक्लिक यौगिक और एलिफेटिक यौगिक भी अपने कंप्लीट होते हैं। श्रृंखला के आधार पे अभी हमने पढ़ा है, एक तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक और एक बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अब दूसरा पॉइंट आता है अपना क्रियात्मक समूह के आधार पर। सजातीय श्रेणी, कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी जो समान वर्ग से संबंधित हो या जिससे समान क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है सजातीय श्रेणी कहलाती है। जैसे इसके एग्जांपल हो गए CH3Cl, फिर एक और CH2 जुड़ेगा तो CH3CH2Cl हो गया, फिर एक और CH2 जुड़ेगा तो CH3CH2CH2Cl होता है। ठीक है। इसमें CH2 जो है जुड़ता हुआ जाता है, तो सजातीय श्रेणी का एक उदाहरण है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। सजातीय श्रेणी विशेषताएं। एक सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों में एक सदस्य क्रियात्मक समूह पाया जाता है। ठीक है। एक सजातीय श्रेणी के सदस्यों को सजात कहते हैं। प्रत्येक सजातीय श्रेणी को एक सामान्य सूत्र द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है ना। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इसमें सबसे मेन अंतर जो होता है, एल्केन में जो है ना एक ही बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है। इसका जो सूत्र होता है ना वो होता है CnH2n+2। एल्कीन में है ना डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसका सूत्र सिर्फ होता है CnH2n। ये आप सूत्र याद रख लो, उसके बाद आपको IUPAC नेमिंग भी जो है बहुत आसान लगेगी। एल्काइन, एल्काइन में जो है 3 बंध पाए जाते हैं, इसका सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है। अब आप एक मेन चीज जो आपको याद करनी है वो ये करनी है कि 1 को बोलते हैं मैथ, 2 को बोलते हैं एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, 10 को डेक बोलते हैं। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, इससे जो है आपकी IUPAC नेमिंग में जो है बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है। ये कुछ क्रियात्मक समूह हैं। फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, इसके साथ जो है हेलोजन समूह लगेगा। OH के साथ एल्कोहल समूह लगेगा। O के साथ ईथर लगेगा। CHO के साथ एल्डिहाइड समूह लगेगा। O कीटोन, COH कार्बोक्सिलिक अम्ल, NH2 एमिन, CONH2 एनाइड, CN साइनाइड, NO2 नाइट्रो। ये आपको याद रखने हैं जो IUPAC नेमिंग में काम आएंगे। अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा के प्रकार। ऊर्जा 3 प्रकार की होती है, उत्तेजन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा और पृथक्करण ऊर्जा। एक एक करके हम सभी को डिफाइन करते हैं। उत्तेजन ऊर्जा, प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उत्तेजन ऊर्जा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको दूसरे स्तर में ले जा रही है, तो उसमें जो आवश्यक ऊर्जा लगेगी उसे ही उत्तेजन ऊर्जा कहा जाता है। उत्तेजन ऊर्जा का जो है सूत्र होता है E2-E1। ठीक है। अब आते हैं आयनन ऊर्जा पे। प्रथम ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। मतलब जो प्रथम ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अलग अलग करने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है ना उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है। आयनन ऊर्जा का जो सूत्र है 1E = E2-E1, IE = E अनंत -E1, E = -E1। ठीक है। पृथक्करण ऊर्जा, उत्तेजित अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पृथक्करण ऊर्जा कहलाती है। SE = E अनंत -En, SE = -En। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है संकरण। जब 2 या 2 से अधिक लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक, मतलब 2 परमाणु कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा समान है, आपस में मिलकर उतने ही पूर्ण रूप से समान ऊर्जा वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, तो इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं तथा ये संपूर्ण क्रिया संकरण कहलाती है। ठीक है। विनिमय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन के आपसी विनिमय प्रभाव से उत्पन्न ऊर्जा को ही विनिमय ऊर्जा कहते हैं। इसका सूत्र ये है, आपको याद करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक बंध। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु या यौगिक बनाते हैं तो उनके बीच के आकर्षण बल को रासायनिक बंध कहते हैं। पहला बंध होता है आयनिक बंध, आयोनिक बॉन्ड। जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा लेता है तब बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है।
उदाहरण NaCl, मतलब नमक में जो है ये वाला आयोनिक बंध पाया जाता है। इसमें धनायन और ऋणायन बनते हैं। संयोजक बंध, जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं H2O जल, O2 ऑक्सीजन, अधातुओं में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं उप सहसंयोजक बंध, जब साझा किए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु से आते हैं तो उसे उप सहसंयोजक बंध कहते हैं, जैसे NH4+। आगे चलते हैं धात्विक बंध, धातु के धन आयनों और उनके चारों ओर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के बीच का आकर्षण धात्विक बंध कहलाता है। नेक्स्ट बंध है हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन और विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच बनने वाला कमजोर आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। आपको मेनली ये याद रखना है कि हाइड्रोजन और विद्युत ऋणी मतलब ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बीच बनने वाला कमजोर आकर्षण बल हाइड्रोजन बंध कहलाता है। हाइड्रोजन बंध भी दो प्रकार के होते हैं, अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध। तो इसमें अंतर है, अभी आप अपन आगे समझेंगे। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, दो भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाला हाइड्रोजन बंध अंतर आणविक बंध कहलाता है। एग्जाम्पल H2, ठीक है ना, दो भिन्न अणुओं के मध्य लगता है। अंतः आणविक बंध, एक ही अणु के अंदर बनने वाला हाइड्रोजन बंध अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कहलाता है। जो एक ही अणु के मध्य बन रहा है वो अंतः आणविक बंध कहलाता है, ठीक है ना, और अंदर बन रहा है इसलिए अंत है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ईंधन। ईंधन वह पदार्थ है जो वायु की उपस्थिति में दहन होकर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है। मतलब ईंधन वायु की उपस्थिति में तो दहन करता है और ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ईंधन मुख्य रूप से कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, इसलिए इन्हें हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। ईंधन का दहन, जब कोई ईंधन ऑक्सीजन O2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है तो इस प्रक्रिया को ईंधन का दहन कहते हैं। दहन के उत्पाद, मतलब ईंधन के दहन के बाद बनने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, दहन के उत्पाद हैं CO2 और H2O प्राप्त होते हैं। ईंधन का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर ईंधन को दो प्रकार होते हैं, ठीक है ना। प्राकृतिक ईंधन, ये ईंधन प्रकृति में पाए जाते हैं इसलिए इन्हें प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। लकड़ी, प्राकृतिक गैस, कोयला। कृत्रिम ईंधन, इस प्रकार के ईंधन प्राथमिक ईंधन से रासायनिक या भौतिक क्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल चारकोल, पेट्रोल, डीजल, LPG, वाटर गैस, इट्स, ठीक है ना। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन होते हैं। ठोस ईंधन होता है एक होता है द्रव ईंधन, एक होता है गैसीय ईंधन। इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे। भौतिक अवस्था पर ईंधन के प्रकार। ठोस ईंधन, जो ईंधन ठोस अवस्था में होते हैं उन्हें ठोस ईंधन कहते हैं। संग्रह करना आसान होता है, परिवहन सरल होता है, ठीक है ना, जैसे लकड़ी, कोयला, ये ठोस ईंधन है। आगे चलते हैं। द्रव ईंधन, जो ईंधन द्रव अवस्था में होते हैं उन्हें द्रव ईंधन कहते हैं। अधिक ऊष्मा देते हैं, नियंत्रित दहन होता है। एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सब द्रव अवस्था में होते हैं। गैसीय ईंधन, जो ईंधन गैस अवस्था में होते हैं उन्हें गैसीय ईंधन कहते हैं। पूर्ण दहन होता है, इनका पूर्ण दहन होता है, जैसे एग्जाम्पल LPG, CNG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इट्स। नवीकरणीय ईंधन, ये ईंधन ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल बायोगैस, बायोफ्यूल, हाइड्रोजन, इन्हें अपन दोबारा भी बना सकते हैं। अनवीकरणीय ईंधन, ये वे ईंधन होते हैं जो कई वर्षों में जाकर प्राकृतिक रूप से बनते हैं परंतु इनकी उपलब्धता सीमित होती है। इनका लगातार उपयोग करने से ये धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं तथा इनको पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। टॉपिक है ऊष्मीयमान के प्रकार। ऊष्मीयमान दो प्रकार के होते हैं, एक होता है HCV, एक होता है LCV। उच्चतर ऊष्मीयमान, इसे HCV भी कहते हैं, जब किसी ईंधन के पूर्ण दहन से बनी जल वाष्प को संघनित कर लिया जाता है और उसकी गुप्त ऊष्मा भी जोड़ ली जाती है तो प्राप्त ऊष्मा को HCV कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है LCV, निम्न ऊष्मीयमान, लो क्लोरीफाई वैल्यू या LCV भी कहते हैं। जब ईंधन के दहन से बनने वाली जल वाष्प को संघनित नहीं किया जाता और उसकी गुप्त ऊष्मा भी घटा दी जाती है तो प्राप्त ऊष्मा को LCV कहते हैं। LCV का फॉर्मूला होता है -9 × H × 587 और इन तीनों के नीचे होता है 100 अपॉन में, मतलब भाग में। HCV का फॉर्मूला होता है 1/100 कोष्टक 80/80C प्लस 34/500 कोष्टक में H-O/8 प्लस 2250S। यहाँ पे S सल्फर है, O ऑक्सीजन है, C कार्बन है। ये 8 नंबर का सवाल आता है। इस साल 2025 में भी ये
क्वेश्चन आया था कि HCV निकालिए और LCV निकालिए। इस फॉर्मूलों को आपको याद करके जाना ही है। टॉपिक है कृत्रिम पेट्रोल। कृत्रिम पेट्रोल वह ईंधन है जिसे प्राकृतिक पेट्रोलियम स्रोतों से नहीं बल्कि रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा प्रयोग या उद्योगों में बनाया जाता है। मतलब इसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा नहीं बनाया जाता, इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। फिशर ट्रॉप्स विधि। पेट्रोल बनाने की यह विधि महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में पेट्रोल का निर्माण 2 स्टेपों में पूरा करते हैं। स्टेप फर्स्ट, संश्लेषित गैस का निर्माण। सर्वप्रथम रक्त तप्त कार्बन को पानी के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है जिससे वाटर गैस का निर्माण होता है। कार्बन प्लस जल इज इक्वल्स टू CO प्लस H2, इसे बोलते हैं वाटर गैस। सेकेंड स्टेप है पेट्रोल का निर्माण। बनी वाटर गैस की अभिक्रिया उच्च ताप पर हाइड्रोजन के साथ आयन ऑक्साइड Fe2O3 या कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर तरल हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त होता है जिससे पेट्रोल को प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। मतलब इन दोनों की वाटर गैस की अभिक्रिया उच्च ताप पर हाइड्रोजन के साथ कराते हैं ना, Fe2O3 या कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इस मिश्रण से प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल को अलग कर लेते हैं। दूसरी विधि है बर्गियस विधि। इस विधि में कार्बन की अभिक्रिया उच्च ताप पर हाइड्रोजन गैस के साथ Fe2O3 या निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, वहां पे कोबाल्ट उत्प्रेरक की था, यहाँ पे निकेल आ गया है ना, तरल हाइड्रोकार्बन का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे पेट्रोल प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल प्राप्त करते हैं। मतलब इससे ही प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल को अलग कर लिया जाता है। तीसरी विधि होती है जिससे कृत्रिम पेट्रोल बन सकता है, वो होती है भंजन। भंजन 2 प्रकार के होते हैं जिनके कारण पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। तापीय भंजन। भंजन द्रव अवस्था में करने पर तथा उच्च ताप पर लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों को छोटे छोटे हाइड्रोकार्बनों में तोड़कर प्रभाजी आसवन द्वारा पेट्रोल प्राप्त किया जाता है। उत्प्रेरकीय भंजन। इसमें उत्प्रेरकों जैसे एल्यूमिना या Fe2O3, एल्यूमिना मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या Fe2O3 की उपस्थिति में लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बनों में तोड़ा जाता है, उत्प्रेरकीय भंजन कहलाता है। प्रभाजी आसवन द्वारा इससे भी पेट्रोल अलग कर लेते हैं। प्रभाजी आसवन विधि। कच्चे पेट्रोलियम को उसके घटकों से अलग करने की प्रक्रिया प्रभाजी आसवन विधि कहलाती है। टॉपिक आता है ऑक्टेन संख्या। यह संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता एवं एंटी नॉकिंग गुण को बताती है। जितनी अच्छी गुणवत्ता वाला पेट्रोल होगा, ज्यादा ऑक्टेन संख्या वाला होगा, ईंधन से उतनी ही कम आवाज आएगी। मतलब जितनी अच्छी ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल होगा ना, इंजन से उतनी ही कम आवाज आएगी। पेट्रोल या ऑक्टेन गैसोलीन एंड हेप्टेन तथा आइसो ऑक्टेन का मिश्रण होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। भारत में 87 से 90 ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल काम में लिया जाता है। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि भारत में कितनी ऑक्टेन संख्या वाला पेट्रोल काम में लिया जा सकता है, तो आपको लिखना है 87 से 90। आगे चलते हैं। C10 संख्या। यह संख्या डीजल की गुणवत्ता एवं एंटी नॉकिंग गुण को बताती है। डीजल C10 मैथिल ए नेफ्थलीन का मिश्रण है। C10 का एंटी नॉकिंग गुण 100 होता है। यह बहुत कम आवाज करता है, परंतु एमेथिल नेफ्थलीन का एंटी नॉकिंग गुण 0 होता है। अतः इसके कारण इंजन में बहुत ज्यादा आवाज आती है। ईंधन रेटिंग। ईंधन रेटिंग मुख्य रूप से ऑक्टेन रेटिंग होती है। यह बताती है कि कितना संपीड़न झेल सकता है। ठीक है ना, ईंधन रेटिंग बताती है कि ईंधन कितना संपीड़न झेल सकता है, इसे ईंधन रेटिंग कहते हैं। अब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहली बात, आपको मैंने बताया था कि ये फॉर्मूला आप सभी को याद करना है, तो इस फॉर्मूले में वो सभी के मान देते हैं। C का भी मान देते हैं, ऑक्सीजन का मान भी देते हैं, S का भी मान देते हैं। बट क्या होता है कि वो कभी कभी राख दे देते हैं, S की जगह राख दे देते हैं, तो वहां पे आपको हमेशा राख का मान 0 रखना है। और अगर आपको किसी का मान नहीं दिया हो, जैसे कभी कभी ऑक्सीजन का मान नहीं देते, तो आपको 0 बराबर 100 माइनस सब कर देना। मतलब जितने भी एलिमेंट है ना, उनको प्लस कर देना है और 100 से माइनस कर देना, तो आपका ऑक्सीजन निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्नेहक। जो पदार्थ मशीनों के चलने वाले भागों के बीच घर्षण का काम करता है, ताप कम करता है और घिसाव से बचाता है, उसे स्नेहक कहते हैं। मतलब जैसे मशीनें चलती है तो उनमें आपने अक्सर देखा होगा ग्रीस या तेल लगाया जाता है, तो वो स्नेहक के ही उदाहरण होते हैं। स्नेहक के कार्य: घर्षण को कम करना, मशीनों के पुर्जों को जंग से बचाना, मशीनों के पुर्जे को घिसाव के कारण टूटने से बचाना। एग्जाम्पल ग्रीस, लुब्रिकेंट ऑयल। स्नेहक का वर्गीकरण: ठोस स्नेहक। जो स्नेहक ठोस अवस्था में होने हैं उन्हें ठोस स्नेहक कहते हैं। मतलब जो स्नेहक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें ठोस स्नेहक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ग्रेफाइट। ये कार्बन का अपर रूप होता है। ग्रेफाइट को ब्लैक लेड भी कहा जाता है। क्वेश्चन ये बनेगा कि ब्लैक लेड किसे कहते हैं,
तो आपको लिखना है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये कार्बन का अपर रूप होता है ना। MOS2 मोलिब्डेनम सल्फाइड, सल्फर की दो परतों के बीच में मोलिब्डेनम पाया जाता है, इसलिए इसे सैंडविच यौगिक भी कहते हैं। माइका, यह परतदार चमकीला प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला खनिज है। 3 प्रकार होते हैं, जिसमें दूसरा टॉपिक आता है अर्धठोस स्नेहक। अर्धठोस स्नेहक का उदाहरण ग्रीस है। ग्रीस का निर्माण साबुनों, एग्जाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम साबुनों को खनिज तेलों में मिलाकर किया जाता है। इसमें ग्रेफाइट, PTFE भी मिलाते हैं, जिसके कारण जंग नहीं आता, ठीक है ना। द्रव स्नेहक, जो स्नेहक द्रव अवस्था में होते हैं, मशीनों के मध्य पुर्जों को चिकना करते हैं, उन्हें द्रव स्नेहक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है वनस्पति तेल, जैतून तेल, चीड़ तेल, जंतु तेल, लिवर तेल, मछली तेल। उसके बाद आता है मिश्रित तेल। 2 विभिन्न प्रकार के तेलों को मिलाकर बनाए जाते हैं तथा ये सामान्य तेलों से अच्छे होते हैं। संश्लेषित तेल, ये तेल डाईएल्किन सिलेन के बहुलीकरण से बनते हैं तथा इन्हें सिलिकॉन्स कहते हैं। ये द्रव स्नेहक में सबसे अच्छे स्नेहक होते हैं। ये भी डाईएल्किन सिलेन है, ये भी डाईएल्किन सिलेन है। ये दोनों जब मिलते हैं, इनका बहुलीकरण होता है तो सिलिकॉन्स बनता है। स्नेहक के गुण पर, स्नेहक की मोटाई या बहने की क्षमता को क्षयणता कहते हैं। क्षयणता सूचकांक तापमान बदलने पर क्षयणता में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। V1 है। तेलीयता, यह मशीन के पुर्जों के मध्य घिसाव या घर्षण को कम करते हैं, उसे तेलीयता कहते हैं। कुछ अम्लीय मान, KOH की मिलीग्राम में वह मात्रा जो स्नेहक के 1 ग्राम में उपस्थित मुक्त अम्ल को उदासीन करती है, स्नेहक का कुल अम्लीय मान कहलाती है। मतलब KOH की जो मिलीग्राम में वह मात्रा, मतलब KOH की मिलीग्राम में वो मात्रा जो स्नेहक के 1 ग्राम में उपस्थित मुक्त अम्ल को उदासीन करती है, उसे स्नेहक का कुल अम्लीय मान कहते हैं। उसके बाद आता है साबुनीकरण। किसी तेल या वसा के 1 ग्राम को पूरी तरह साबुन बनाने के लिए जितने मिलीग्राम KOH की आवश्यकता होती है, उसे साबुनीकरण अंक कहते हैं। मतलब किसी तेल या वसा के 1 ग्राम को पूरी तरह साबुन बनाने के लिए, मतलब तेल या वसा को पूरी तरह साबुन बनाने के लिए जितने मिलीग्राम KOH की आवश्यकता होती है, उसे साबुनीकरण अंक कहते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 8 ग्राम वसीय अम्ल को उदासीन करने में 100 मिलीग्राम KOH की आवश्यकता होती है, स्नेहक का साबुनीकरण अंक ज्ञात कीजिए। तो 1 ग्राम वसीय अम्ल को आवश्यक है 100/8 mg KOH, तो 12.5 mg KOH आपका आंसर होगा। बहुलक, बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर बनता है। बहुलकों के निर्माण की प्रक्रिया को बहुलकीकरण भी कहते हैं। बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकीकरण स्रोतों के आधार पर, संरचना एकलक इकाई के आधार पर। फर्स्ट है स्रोतों के आधार पर। प्राकृतिक बहुलक, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज, प्रोटीन, इन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। अर्ध संश्लेषित बहुलक, ये प्राकृतिक बहुलकों के रासायनिक रूपांतरण द्वारा बनाए जाते हैं, जिन्हें अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। जैसे गन कॉटन। संश्लेषित बहुलक, इनका निर्माण मानव द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं की सहायता से किया जाता है, जैसे पॉलीथीन और बेकेलाइट। एकलक इकाई के आधार पर समबहुलक और सहबहुलक। फर्स्ट है समबहुलक, एक ही एकलक इकाइयों की पुनरावृत्ति द्वारा निर्मित बहुलक समबहुलक कहलाते हैं, जैसे PVC पेन। सहबहुलक, 2 विभिन्न प्रकार की एकलक इकाइयों से बनता है, एग्जाम्पल नायलॉन 6 और बुनाएस। वर्गीकरण के आधार पर योगात्मक बहुलक, जिन बहुलकों का निर्माण एक या अधिक प्रकार की एकलक इकाइयों के आपसी योग द्वारा होता है तथा इसमें उप उत्पाद का निर्माण नहीं होता, योगात्मक बहुलक कहलाते हैं, जैसे PVC पेन, पॉलीथीन। संघनात्मक बहुलक, जिसमें 2 या अधिक एकलक इकाइयों के योग के दौरान छोटे सरल अणु जैसे हाइड्रोजन NH3CO2, जल कार्बन डाइऑक्साइड HCl उप उत्पाद के रूप में निष्कासन होता है, संघनात्मक बहुलक कहलाते हैं। जैसे टेरिलिन। तंतु, जो पदार्थ बहुत पतले, लंबे, मजबूत और लचीले धागे के रूप में होते हैं, उन्हें तंतु कहते हैं। रेशे, रेशे वे तंतु होते हैं जिनसे कपड़ा, रस्सी, जाल आदि बनाए जाते हैं, उन्हें रेशे कहते हैं। जिन बहुलकों की मुख्य श्रृंखला में छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं, उन्हें शाखित बहुलक कहते हैं। जब बहुलक शाखाएं आपस में रासायनिक तिर्यक बंधों द्वारा जुड़ी होती है और एक जाल जैसी संरचना बनाती है, तो उसे तिर्यक बाधित बहुलक कहते हैं। एथीन CH2 बराबर CH2 एकलक इकाइयों के योगात्मक बहुलीकरण से बनने वाला बहुलक पॉलीथीन कहलाता है। पॉलीथीन भी 2 प्रकार के होते हैं,
निम्न घनत्व पॉलीथीन LDPE और उच्च घनत्व पॉलीथीन HDPE। निम्न घनत्व पॉलीथीन, यह निम्न घनत्व पॉलीथीन है जिसमें शाखाएं अधिक होती है, घनत्व कम होता है, अणु पास पास नहीं जुड़ पाते हैं। उच्च घनत्व पॉलीथीन, इसकी संरचना रेखीय होती है, वो तो शाखित होते हैं और इसकी संरचना क्या होती है, रेखीय होती है। शाखाएं कम होती है जिससे अणु पास पास जुड़ते हैं। इसका घनत्व अधिक होता है, यह कठोर और मजबूत होता है। PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड CH2 बराबर CHCl, एक इकाइयों के योगात्मक बहुलीकरण से बनने वाला बहुलक पॉलीवाइनिल क्लोराइड कहलाता है। उपयोग, एस्टर के साथ प्लास्टिककृत करके बैग, रेनकोट और कर्टेन्स बनते हैं। पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथीन PTEF और टेफ्लॉन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टेट्राफ्लुओरोएथीन एकलक इकाइयों के योगात्मक बहुलीकरण द्वारा टेफ्लॉन का संश्लेषण करते हैं। उपयोग, नॉन स्टिक बर्तन के निर्माण में वॉल्व सील फिल्टर में किया जाता है। बुनायन, ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल के सह बहुलीकरण से बनने वाला कृत्रिम रबड़ है जिसे नाइट्राइल रबड़ भी कहते हैं। उपयोग, होज, कन्वेयर बेल्ट और गॉस्केट। बुना एस, ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन के सह बहुलीकरण से बनने वाला कृत्रिम रबड़ ब्यूना एस कहलाता है। उपयोग, मोटर टायर में और जूतों के सोल में इसका उपयोग किया जाता है। नियोप्रीन, क्लोरोप्रोपीन के योगात्मक बहुलीकरण से बनने वाला कृत्रिम रबड़ नियोप्रीन कहलाता है। जोसेफन धारा, कुपर युग्मों के प्रवाह से उत्पन्न धारा जोसेफन धारा कहलाती है। मतलब जो कुपर युग्म होते हैं ना, उसके जो प्रवाह होते हैं उससे उत्पन्न धारा जोसेफन धारा कहलाती है। दो अतिचालक के मध्य पतली इंसुलेटिंग फिल्म होती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अतिचालक के गुण। शून्य प्रतिरोध में से बिजली बिना रुकावट के बहती है। मेसनर प्रभाव, जब अतिचालक क्रांतिक तापमान से नीचे होता है तो वह अपने अंदर से चुंबकीय लाइंस को बाहर निकाल देता है। समस्थानिक प्रभाव, अतिचालक में समस्थानिकों की उपस्थिति अतिचालक के संक्रमण तापमान को बदल देती है। अतिचालक, जब कोई पदार्थ एक निश्चित तापमान के नीचे विद्युत प्रवाह प्रतिरोध नहीं करता तो उसे अतिचालक कहा जाता है। अतिचालक की कार्य प्रक्रिया, जब किसी पदार्थ को उसके क्रिटिकल तापमान Tc से नीचे ठंडा किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन कुपर युग्म बनाते हैं। इन कुपर युग्मों के कारण विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा बिना हानि के तापमान बढ़ने पर कुपर युग्म टूट जाते हैं और सामान्य चालक की तरह व्यवहार करते हैं। अतिचालक के प्रकार, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। टाइप सेकंड को देखते हैं पहले, टाइप फर्स्ट को देखते हैं पहले। इसमें मूलभूत चालकत्व होते हैं जिनका उपयोग विद्युत धारा से लेकर कंप्यूटर माइक्रोचिप्स में करते हैं। टाइप सेकंड, ये अतिचालक सीसा या तांबा जैसे धात्विक यौगिक होते हैं जैसे मैग्नीशियम, डाइम। अतिचालक का उपयोग, अतिचालक का उपयोग MRI, NMR मशीनों में चुंबकीय बनाने में होता है। इसका उपयोग मैगलेव ट्रेनों में भी किया जाता है। LHC में आवेशित कणों को मोड़ने के लिए सेंसर डिटेक्टर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये कुछ मुख्य टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको याद करके जाना है। पेन, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल के योगात्मक बहुलीकरण से बनने वाला बहुलक पेन कहलाता है। उपयोग, ऑर्लोन तथा एक्रिलीन फाइबर के निर्माण में जिससे कपड़े कंबल का निर्माण होता है। नाइलॉन 6,6, हेक्सामिथिलीन डाइमाइन और एडिपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण से बनने वाला नाइलॉन 6,6 कहलाता है। नाइलॉन 6, एमिनो कैप्रोइक अम्ल के रिंग ओपनिंग बहुलीकरण से बनने वाला बहुलक नाइलॉन 6 कहलाता है। नाइलॉन 11, एमिनो अंडेकेनोइक अम्ल के स्वतः संघनन बहुलीकरण क्रिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। बेकेलाइट, अम्लीय व क्षारीय माध्यम में फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन बहुलीकरण द्वारा प्राप्त बहुलक को बेकेलाइट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रबड़, जिनमें प्रत्यास्थता का गुण 300% से भी ज्यादा हो सकता है, रबड़ कहलाते हैं। रबड़ प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करता है। इसके अणु अक्रिस्टलीय होते हैं। रबड़ दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रबड़, सर्वप्रथम जोसेफ प्रिस्टली ने प्राकृतिक बहुलक को रबड़ नाम दिया। यह उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले हेविया ब्रांसीलांसिस जाति के वृक्ष के तने से प्राप्त गाढ़े लेटेक्स से प्राकृतिक रबड़ बनता है। ठीक है ना। रबड़ भी दो प्रकार के होते हैं। क्रैप रबड़, लेटेक्स को धोकर दबाकर पतली चादर में बनाया गया रबड़ क्रैप रबड़ कहलाता है। धूमित रबड़,
लेटेक्स को अम्ल से जमाकर चादर बनाकर धुएं में सुखाकर तैयार किया गया रबड़ धूमित रबड़ कहलाता है। संश्लेषित रबड़, इनका निर्माण प्रयोगशाला में किया जाता है। इसके भौतिक गुण रबड़ जैसे ही होते हैं। मेन टॉपिक है अपना ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी तकनीक है जो डेटा ट्रांसफर से जुड़ी होती है, जो डेटा ट्रांसमिशन से जुड़ी होती है। प्रकाश के स्पंदों का उपयोग किया जाता है। यह फाइबर कांच या प्लास्टिक के बने होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रक्रिया। ऑप्टिकल फाइबर एक दो छोर होते हैं। इसमें मतलब ऑप्टिकल फाइबर में दो छोर होते हैं। पहले छोर पर ट्रांसमीटर और दूसरे छोर पर रिसीवर लगा होता है। ट्रांसमीटर द्वारा डेटा को प्रकाश में परिवर्तित करता है। यह प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गति करती है। ऑप्टिकल फाइबर की संरचना। कोर, यह कांच या प्लास्टिक से बना प्रकाश संचरण क्षेत्र होता है। जितना कोर का आकार उतना प्रकाश संचरण। क्लैडिंग, यह इंटरफेस पर काम अपवर्तनांक प्रदान करता है ताकि प्रकाश तरंगे कोर के भीतर हो, परिवर्तन हो और तरंगे भीतर होकर ही गुजरती रहे। बफर, यह एक पदार्थ है जिसे क्लैडिंग के चारों ओर लपेटा जाता है। इसका कार्य कोर और क्लैडिंग को लचीलापन प्रदान करता है। बफर सिलिकॉन और रबड़ से बना होता है। जैकेट, यह सबसे बाहर का भाग है जिसका कार्य कोर, क्लैडिंग एवं बफर को सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें जो आगे आप जो संरचना देख रहे हो वो कोर है। ये लंबी नली होती है, ठीक है ना। उसके बाद ये जिस पे लगी होती है उसे क्लैडिंग बोलते हैं। ये अंदर तक जाती है उसे बफर बोलते हैं, ठीक है ना। और सबसे बाहरी का भाग उसे जैकेट बोलते हैं। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के प्रकार। सिंगल मोड फाइबर, इस फाइबर का व्यास बहुत छोटा होता है, इसलिए यह एक साथ प्रकाश के केवल एक मोड को ही ले जा सकता है। मल्टी मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर का व्यास बहुत बड़ा होता है, ये एक साथ प्रकाश के अधिक मोड ले जा सकता है। स्टेप इंडेक्स फाइबर, इस फाइबर में कोर के अंदर का अपवर्तनांक एक समान रहता है। ग्रेड इंडेक्स फाइबर, इसमें कोर के अंदर का अपवर्तनांक लगातार तेजी से बढ़ता रहता है। ग्लास फाइबर और कांच फाइबर। कांच फाइबर कांच का बना होता है, प्लास्टिक फाइबर प्लास्टिक का बना होता है। ऑप्टिकल फाइबर के उपयोग। चिकित्सा में, दूरसंचार, औद्योगिक और वाणिज्यिक रूप से सजावट में, मूंग मरीचिका में। ऑप्टिकल फाइबर के फायदे। ऑप्टिकल फाइबर तांबे के तारों की अपेक्षा तेज गति से डेटा और सूचनाओं को ट्रांसफर करते हैं। मतलब जो तांबे के तार होते हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये उच्च बैंड विड्थ पर कार्य करता है। यह लचीला और हल्का होता है। यह किफ़ायती, लागत प्रभावी होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के नुकसान। ये तांबे के तारों की अपेक्षा अधिक नाजुक होते हैं, जिनकी वजह से ये जल्दी खराब हो जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर तांबे के तारों से महंगे होते हैं। इन फाइबर को लगाने से काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। फाइबर से प्राप्त सिग्नल को पढ़ने के लिए काफ़ी महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। फुलरिन 60। सन 1986 में रॉबर्ट कर्ल और टेरोल्ड कार्टो और रिचर्ड स्माले ने हीरे का अपर रूप पाए जाने वाले फुलरिन की खोज की। फुलरिन एक खोखले गोले, दीर्घवृत्ताकार या ट्यूब के रूप में प्राप्त होता है। फुलरिन के अणु कार्बन परमाणु से बने होते हैं, जो एकल और द्विबंधी द्वारा जुड़े होते हैं। इनसे जुड़े होने के कारण ये एक बंद या आंशिक से बंद जैसी संरचना बनाते हैं। जब कार्बन अणु बेलनाकार रूप से व्यवस्थित होते हैं तो एक ट्यूब जैसी संरचना बनती है, जिसे कार्बन नैनोट्यूब कहते हैं। और जब कार्बन अणु ठोस रूप में व्यवस्थित होते हैं तो इन्हें बंकी बॉल कहा जाता है। फुलरिन के उपयोग। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में करते हैं। यह अतिचालक के रूप में भी कार्य करते हैं। क्षार के साथ गोलाकार संरचना के कारण इनका उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। फुलरिन जल शुद्धिकरण में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में भी फुलरिन के व्यापक अनुप्रयोग हैं। तो जो टॉपिक आते हैं ना, वो बहुत मेन है। ये मैंने अलग से इनका अलग कॉपी में बना रखा है। क्वांटम संख्या। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, प्रकृति, ऊर्जा इत्यादि का पता लगाने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम संख्या निम्न 4 प्रकार की होती है। मुख्य क्वांटम संख्या। यह क्वांटम संख्या परमाणु में कोश या कक्ष या ऊर्जा स्तर के बारे में बताती है। इन्हें n से दर्शाते हैं। परमाणु के आकार को दर्शाती है, जैसे n 1 2 3 4। कोश KLMN। कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से 2 8 18 32। दिग्गंशीय क्वांटम संख्या, इसे L से दर्शाते हैं। यह क्वांटम संख्या कोशों में उपकोश के बारे में बताती है। L से दर्शाते हैं। L का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है। उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कोष्ठक 2l+1 के द्वारा ज्ञात की जाती है। कोश KLMN। L बराबर n-1 0 1 2 3। उपकोश SPDF। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कोष्ठक 2l+1 से निकालते हैं। अगर आप L की जगह 0 रखोगे तो ये 2 × 0 0,
यहाँ पे 1 बचा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे L का मान रखना है, तो 2, 6, 10, 14। आकार इसका होता है 0, गोलाकार, डंबलाकार, डबल डंबलाकार, त्रिविमीय, जटिल। ये क्वांटम संख्या, इसे m से दर्शाते हैं। इसके बारे में जिमोन ने बताया। इसका मान L पर निर्भर करता है। m का मान 2L+1 से ज्ञात किया जाता है। दिग्गंशीय क्वांटम संख्या का अपन निकाल रहे थे 2 कोष्टक 2L+1 से, लेकिन जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसका 2L+1 से ज्ञात किया जाता है। इसके बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है ना। m का मान -L0 + L द्वारा दर्शाते हैं। n बराबर 1 2 3 4, L बराबर n-1 0 1 2 3। 2L+1 में अगर मान रखते हैं तो 1 3 5 7 आता है ना। -L 0 + L 0 -1 0 + 1 -2 -1 0 + 1 + 2 -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3। चक्रण क्वांटम संख्या, इसे S से दर्शाते हैं। यह क्वांटम संख्या कक्षा में घूर्णन के बारे में बताती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 2 प्रकार से घूर्णन करता है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज करता है तो S बराबर +½ लिया जाता है, और जब एंटी क्लॉकवाइज करता है तो S बराबर -½ लिया जाता है। उसके बाद आता है हुंड का नियम। किसी उपकोष के कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण हुंड के नियम के अनुसार किया जाता है। हुंड के नियम के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन कक्ष में भरते हैं तो अपूर्ण इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है और उनके स्पिन समानांतर होते हैं। कण में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि कक्ष में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। तो अपवर्जन नियम, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या एक जैसी नहीं हो सकती। मतलब कोई 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी चारों क्वांटम संख्या एक जैसी नहीं हो सकती। यदि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी n-l-ms का मान तो समान होगा, परंतु जो उनकी s है ना वो विपरीत होगी हमेशा। n+l नियम, इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसकी n+l का मान कम होता है। इलेक्ट्रॉन की n+l का मान, यदि 2 इलेक्ट्रॉन है उनके n+l का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस उपकोष में भरा जाएगा जिसकी n का मान कम होगा। ये 2025 में आया हुआ प्रश्न है। न्यूनतम ऊर्जा, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं, वह बाद में अधिकतम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं। अतः ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। इसे अफबाउ का सिद्धांत भी कहते हैं। उसके बाद आता है बोर-बेरी नियम। किसी उपकोष में कक्षक n² द्वारा व इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² द्वारा ज्ञात करते हैं। इसे ही बोर-बेरी का नियम कहते हैं। डी ब्रोगली का नियम, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कण एवं तरंग दोनों प्रकृति दर्शाता है। डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा बराबर h/p, लैम्डा बराबर h/mv, लैम्डा बराबर h/mc। ऐसा इसलिए हुआ कि प्लैंक नियतांक v बराबर c और v की जगह अपन c लिख सकते हैं। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, सन 1927 ईस्वी में वर्नर हाइजेनबर्ग ने हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। यह क्वांटम संख्या यांत्रिकी का मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति एवं उसके संवेग को एक साथ सटीकता से नहीं मापा जा सकता। गणितीय रूप से Δx × Δp लेस देन बराबर h/4π। Δx स्थिति में अनिश्चितता, Δp संवेग में अनिश्चितता, h बराबर प्लैंक नियतांक 6.626 × 10⁻31 किलोग्राम सेकेंड। नॉर्मलता, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता बराबर विलय का भार, विलय का तुल्यांकीय भार इंटू विलयन का आकार। n बराबर w, e इंटू वी ml इंटू 1000। ml होने पर v हमेशा l में रहेगा। टॉपिक आता है बोर का मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए बोर नामक परमाणु मॉडल दिया गया। प्रथम परिकल्पना, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। उन्हें कक्षा कहा जाता है, जैसे n बराबर 1 2 3 4 KLMN। प्रथम द्वितीय परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन के लिए वही कक्षाएं मान्य होगी जिनका कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2π का पूर्ण गुणज होगा। तृतीय परिकल्पना, कक्ष एवं कक्षकों में 2 बल कार्य करते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, समान भी होते हैं। अभिकेंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है Jd²/r²। अपकेंद्रीय बल का होता है mv²/r। Jd²/r, यहाँ पे आप देखो तो r से r कट गया तो Jd²/r बचा और यहाँ पे mv² बचा। चतुर्थ परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन पहले निम्न ऊर्जा वाले उपकोष से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है, तथा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ΔE बराबर E2 - E1, ΔE बराबर HV - SC/λ। क्वेश्चन भी बहुत मेन क्वेश्चन है। कक्षक, किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर स्थित ऐसा त्रिविमीय क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन की होने की संभावना सबसे अधिक होती है, कक्षक कहलाता है। कक्ष, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार निश्चित पथों में चक्कर लगाते हैं उन्हें कोश या कक्ष कहा जाता है। n बराबर 1 2 3 4।
संक्षारण, धातुएं हवा या नमी के संपर्क में आने पर धीरे धीरे क्षय होती है और ऑक्साइड में बदल जाती है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है। स्पेक्ट्रम, बोहर के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो फोटोन के रूप में ऊर्जा का अवशोषण करता है। यह ऊर्जा विशिष्ट तरंग दैर्ध्य की होती है। जब बोहर ने उत्सर्जित ऊर्जा को फोटोग्राफिक प्लेट पर लेके देखा तो पाया कि उत्सर्जित ऊर्जा प्लेट पर लाइन के रूप में प्राप्त होती है और इसी लाइन को जो है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये आपको कैसे बनाना है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें आपको जो खींचनी है। उसके बाद आपको हर एक लाइन पे 1 2 3 4 5 6 7, अब यहाँ पे देखना, यहाँ से लाइन जाती है नीचे तक और फिर दूसरे वाले से आती है, फिर तीसरे वाले से, और फिर ये दूसरे पे आ जाती है। तो ऐसे करके आपको ये बनाना है। आपको मेन तो ये नाम याद रखना है। लाइमन, लाइमन के N1 में आता है 1, N2 में 2 3 4 स्पेक्ट्रमी क्षेत्र इसका होता है। हाँ, ये स्पेक्ट्रमी क्षेत्र में आती है ना। बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फरी, है ना, इन चारों में होते हैं अवरक्त क्षेत्र। आपका जो है ना ये 2025 में पूछा गया है कि बामर का क्या होता है। बामर है ना भाई पैराबैंगनी क्षेत्र में आती है, ठीक है ना, और लाइमन स्पेक्ट्रमी क्षेत्र में आती है। ये भी आपको याद कर लेना है एक बार। अंतर आणविक बलों के आधार पर थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर पुनः सख्त हो जाते हैं। इसे बार बार ढाला या पुनः उपयोग में नहीं लिया जा सकता। इनकी श्रृंखलाएं वेंडर वॉल्स बलों द्वारा जुड़ी होती है, जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, छेचे। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, अब नाम में ही सेटिंग आ रहा है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो गर्म करने पर कठोर और अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब ये सेट हो जाते हैं, है ना। जैसे एग्जांपल बेकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड। रबड़, रबड़ गर्म करने पर नरम हो जाता है और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। रबर लचीलादार होता है, यह प्राकृतिक या कृत्रिम पॉलीमर है। रबर का वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबड़ को सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर कुछ घंटों के लिए गर्म किया जाता है। इसे रबर का वल्कनीकरण कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरे अनुसार समझाए गए सभी टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। यदि आपको इन सभी विषय के नोट्स चाहिए तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और सभी नोट्स को हासिल कर सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।